हेलो एवरीवन, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 13 को आपका पेपर है, इसलिए मैं आपकी वीडियो लेके आ रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। टॉप 40 की सीरीज़ में आपका 11वां वीडियो रहेगा। आप अपनी अच्छी तैयारी करिए और मैं आपकी तैयारी अच्छी करने के लिए डेली आपकी वीडियो लेके आती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन। जो स्लेवरी था, दास प्रथा था, वो कब फ्रेंच कॉलोनी में पूरी तरह से हटा दिया गया था? ऑप्शन देखते हैं 1848, 1815, 1804, 1884। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1848। सबसे पहले वहाँ पे स्लेवरी के लिए जो स्लेवरी हटाने का जो इनिशिएशन था वो 1794 में हुआ था। फिर उसके बाद 1802 में हुआ था। फिर फाइनली पूरी तरीके से जो स्लेवरी को हटाया गया था, दास प्रथा को, वो हटाया गया था 1848 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1848। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन सीक्वेंस। ये जो इवेंट्स हमको दिए हुए हैं उनको सीक्वेंस में जमाना है। कौन सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद ऐसे करके चलिए जमाते हैं। रिटर्न ऑफ लेनिन, अक्टूबर रिवोल्यूशन, रशियन पीस विद जर्मनी, फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो हम देखते हैं। चलिए, इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ था? फेब्रुअरी रिवोल्यूशन। फेब्रुअरी रिवोल्यूशन कब हुआ था? यह हुआ था हमारा 8 मार्च से लेके 16 मार्च 1917 में। इसलिए इसको जो है तो मार्च रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। हाँ, ठीक है। और इसके बाद हुआ था हमारा रिटर्न ऑफ लेनिन। फेब्रुअरी रिवोल्यूशन जो हुआ था, फरवरी का जो क्रांति हुआ था, उसके बाद जो है लेनिन आए थे। फिर वो अक्टूबर रिवोल्यूशन में शामिल हो गए थे। तो रिटर्न ऑफ लेनिन होगा, फिर उसके बाद अक्टूबर रिवोल्यूशन होगा, फिर उसके बाद रशियन पीस विद जर्मनी किया गया था। कब किया गया था? ये हमारा था 3 मार्च 1918 में। फिर उसके बाद सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आया था, वो हमारा आया था 1921 में। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब कि इकोनॉमी जिसमें कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसा प्रोड्यूस करना है, ये सब जो है डिसीजन वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता था, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बोलते हैं। तो चलिए मिलाते हैं सीक्वेंस क्या है। तो इसका सीक्वेंस पहले फेब्रुअरी रिवोल्यूशन मतलब फरवरी की क्रांति, फिर रिटर्न ऑफ लेनिन, लेनिन की वापसी, फिर अक्टूबर रिवोल्यूशन यानी अक्टूबर की क्रांति, फिर रशियन पीस विद जर्मनी, फिर हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इस प्रकार से हमारा हो गया 4 1 2 3 5। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेम द मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा अंडर द हिटलर रूल। प्रोपेगेंडा मतलब क्या होता है? मतलब कि होता है प्रचार। तो प्रचार मंत्री के रूप में कौन था हिटलर के शासन में? तो ये थे हमारे जोसेफ गोबल्स। कौन थे? जोसेफ गोबल्स, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए पे है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है, नेम द एक्सिस पावर्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो 1939 से लेकर 1945 में हुआ था, उसमें एक्सिस पावर के रूप में कौन था? तो एक्सिस पावर के रूप में हमारे कौन थे? जर्मनी था, इटली था और जापान था। कौन कौन था? जर्मनी, इटली और जापान, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एक्सिस पावर बना था क्योंकि वो एलाइड पावर को अपोज करने के लिए बनाए थे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कंसीडर द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स। जो इंडियन लीडर्स दिए हैं उनको हमको देखना है। मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड ऑन नेशनल सीन। इनका हमको करेक्ट क्रोनोलॉजी बताना है कि कौन सबसे पहले नेशनल सीन मतलब कि राष्ट्र के जो आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, उसमें कौन सबसे पहले आया, फिर कौन आया, इस प्रकार से। तो सबसे पहले कौन आए थे? राजा राम मोहन राय आए थे, फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू आए थे, फिर दादा भाई नौरोजी, फिर आए थे महात्मा गांधी। तो हमारा सिक्वेंस है 3 2 1 4। देखिए कहाँ पे है 3 2 1 4, ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। सो राइट आंसर है ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा। तो इसके स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की ज्योतिबा फुले ने। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज ज्योतिबा फुले। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये उन्होंने मेनली वुमेन के एजुकेशन और वुमेन की जो कंडीशन थी समाज में, उनको सुधारने के लिए, प्लस जो डिप्रेस्ड क्लास थे SC ST, उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए ये सत्यशोधक समाज बनाया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर वॉज ऑन कवर पेज ऑफ म्यूजिक बुक बाय E.T. पॉल। E.T. पॉल के द्वारा जो म्यूजिक बुक बनाया गया था, उसके कवर पेज में क्या था? उसके कवर पेज में था डॉन ऑफ सेंचुरी, यानी कि शताब्दी का उदय।
डॉन हम बोलते हैं ना, जब सूरज सुबह सुबह निकलता है उसको हम डॉन बोलते हैं। तो आज़ादी का सवेरा ये उनके कवर पेज में था। चलिए उन इस कवर पेज में क्या क्या था, तो कवर पेज में एक लेडी थी, सेंटर ऑफ पिक्चर के सेंटर में लेडी थी। वो जो थी एन एंजल ऑफ प्रोग्रेस, सी इज मूविंग इन टू फ्यूचर, मतलब कि वो जो प्रोग्रेस हो रहा था, विकास हो रहा था, उसकी एक एंजल थी और वो फ्यूचर में जा रही है। और स्टैंडिंग ऑन विंग व्हील्स, मतलब कि वो हवा में उड़ रही है। एट बैक सिम्बल्स ऑफ रेलवे, और पीछे जो है तो रेलवे मशीन शिप्स लिखा बना हुआ था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को शो कर रहा था। तो कौन क्या है हमारा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डॉन ऑफ सेंचुरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। चलिए चूज करते हैं। क्या बोला है? फर्स्ट, द जॉलवेरिन वॉज फॉर्म इन 1834, बिल्कुल सही है। जॉलवेरिन जो था वो 1834 में फॉर्म हुआ था। इट एबोलिसिस टैरिफ बैरियर, बिल्कुल सही है। उन्होंने जो टैरिफ का जो बैरियर था उसको हटा दिया था। थर्ड है हमारा, इट एबोलिसिस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 1, इन्होंने जो है जो करेंसी का नंबर है 30 से 1 कर दिया, नहीं उन्होंने 30 से 2 किया था। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। इट वॉज इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड ज्वाइंड बाई ऑल जर्मन स्टेट, बिल्कुल सही है। ये जो है प्रशिया के द्वारा शुरू किया गया था और ये जर्मन स्टेट, सभी जर्मन स्टेट के द्वारा ज्वाइन कर लिया गया था। तो हमारा राइट आंसर कौन कौन सा है? 1 2 4, कौन कौन सा है? 1 2 4। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, द पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ 2 लीडर। जो पीपल जो हुए थे जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, उन्होंने किसके विरोध में, मतलब कि किस चीज़ के विरोध में इकट्ठे हुए थे? सॉरी, ये 2 लीडर जो हमारे थे उनके अरेस्ट हो गए थे, जेल चले गए थे। तो उनके अगेंस्ट में कि आप उनको क्यों जेल में डाले हैं, इसके अगेंस्ट में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो वो कौन कौन से 2 लीडर थे? वो लीडर थे हमारे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। तो ये हमारे ऑप्शन किस में है? डी पे। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। थोड़ा सा इसका देखते हैं। जलियांवाला बाग जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, क्रांति हुई थी, इसको हम अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं। ये हमारा कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था, अमृतसर पंजाब में। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है, द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस वोटेड इन अप्रैल 1972 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट। जो नेशनल असेंबली हुई फ्रांस की थी, वोट की गई थी अप्रैल 1792 में, वो क्यों की गई? जो वॉर उनको करना था, वॉर डिक्लेयर किए थे, वो किसके अगेंस्ट में किए थे? वो किए थे प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया के उसमें। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। आउट ऑफ 250 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के जो 250 सदस्य होते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट? कितने मेंबर्स जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं? तो वो कितने थे? सॉरी, कितने होते हैं? 12 मेंबर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं और बाकी जो हैं वो इलेक्ट होकर के आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज 12। वो किस बेस पे नामित होते हैं? तो वो जो हैं तो कला, लिटरेचर यानी साहित्य, और आर्ट यानी कला, साइंस और सोशल सर्विस के इसमें, यानी कि कला, साहित्य और समाज की जो सेवा करता है वो, और साइंस फील्ड में जो अच्छा करता है, उन्हीं में से किस लोगों को 12 लोगों को नामित किया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट दैट देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? संविधान के किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए? तो वो हमारा आर्टिकल 63। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 63। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है सॉरी, पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। जो संविधान का जो संशोधन हुआ था 1992 का, तो लोकल गवर्नमेंट में उससे पहले और उसके बाद में जो डिफरेंसेस आए हैं उसको हमको बताना है। चलिए देखते हैं। इट बिकेम मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। ये जरूरी हो गया था
कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनका रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि जो 5-5 साल के डिफरेंस में होता है तो वो इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये मैंडेटरी हो गया था। और पहले जो था ये मैंडेटरी नहीं था, मतलब ज़रूरी नहीं था, इलेक्शन होता भी था और नहीं भी होता, जो रहता था वही बना रहता था सरपंच वगैरह के पद में। तो ये फर्स्ट हमारा सही है। सेकंड है 1/3 पोजीशन रिजर्व फॉर वोमेन। जो 1/3 पोजीशन है, मतलब टोटल सीट जितनी होती थी उसके 1/3 जो है तो वो केवल वोमेन के लिए रहता था, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है इलेक्टेड ऑफिशियल एक्सरसाइज सुप्रीम। इलेक्टेड ऑफिशियल जो है वो बहुत ही सबसे बड़ा वाला पावर एक्सरसाइज करते थे, मतलब एंजॉय करते थे, ये बिल्कुल गलत है। पहले के टाइम पर लोकल मतलब बिफोर के टाइम पे वो लोग बहुत ज़्यादा अधिकार अपना ज़्यादा जताते थे, लेकिन 1992 का अमेंडमेंट हुआ तो अपने अपने एरिया में वो सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, अधिकार नहीं जमाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है 1 और 2, जो कि कहाँ पे है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। व्हेन डिड द सिविल राइट्स मूवमेंट टेक प्लेस इन यूएसए। यूएसए में जो सिविल राइट हुआ था वो नागरिक अधिकार के लिए जो क्रांति हुई थी यूएसए में, वो कब हुआ था? वो हुआ था हमारा 1954 से लेकर के 1968 में। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। व्हेन वाज भारतीय जनता पार्टी फॉर्म। जो भारतीय जनता पार्टी जो हमारी फॉर्म हुई थी वो कब हुई थी? तो वो सॉरी भारतीय जनता पार्टी जो फॉर्म हुई थी वो हुई थी हमारे 6 अप्रैल 1980 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1980 में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। इन द कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी व्हाट इज सक्सेसफुली डन बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को अगर हम देखा जाए तो वो क्या चीज़ है जो डेमोक्रेसी के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है? चलिए देखते हैं। एलिमिनेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल, मतलब कि जो लोगों के बीच में जो तनाव या फिर लड़ाई झगड़ा होता था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना? नहीं, ये हुआ है, प्रयास किए हैं, लेकिन उतना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है ये सब कुछ। दूसरा है एलिमिनेटेड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी अमंग पीपल, मतलब लोगों में जो आर्थिक भेदभाव उसको ख़त्म करना नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है। जो अमीर है वो बहुत ही अमीर है, जो गरीब है बहुत ही ज़्यादा गरीब है। थर्ड है हमारा eliminated differences of opinion about how marginalized action are to be treated। इसमें है कि जो लोगों के अंदर भिन्नता है कि जो मार्जिनलाइज्ड एक्शंस है, मतलब कि जो मार्जिनलाइज मतलब अल्पसंख्यक है उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो डिफरेंसेस को पूरी तरह हटा दिया गया है। तो ये भी नहीं हुआ है, अभी भी जो अल्पसंख्यक है वो परेशानी में है। थर्ड है हमारा रिजेक्टेड द आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वलिटी। जो पॉलिटिकल इनइक्वलिटी जो था उसको उसके आइडियल को हटा दिया गया, बिल्कुल सही है। इसमें जो पॉलिटिकल में जो भी है वो बिल्कुल बराबर है, जो मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो सब लोग सेम पावर को होल्ड करते हैं और उनका मेन काम होता है लोगों की सर्विस करना, जो वो लोग करते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, वो लोग बस चुनाव जीत जाते थे और कुछ काम नहीं करते थे। बट अब जो है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने के बाद ये जो पॉलिटिकल इनइक्वलिटी है उसको हटा दिया गया। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछ रहा है हु पास्ड लीगल वर्क ऑर्डर 2022। जो 2002 का लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर हुआ था वो किसने पास किया था? तो वो पास किए थे पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3। ये क्यों पास किया गया था परवेज मुशर्रफ के द्वारा? उन्होंने 2002 में जनरल इलेक्शन कराया था, तो उन्होंने जो पाकिस्तान का जो है कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, उसको रिवाइव किया था और बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए थे। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज जनरल मुशर्रफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उनका राइट कॉम्बिनेशन करना है। तो उसका राइट कॉम्बिनेशन क्या है? डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, पोस्ट, टेलीग्राफ, वॉर एंड पीस, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द फर्स्ट वन टू ग्रांट यूनिवर्सल सफ्रेज। इन दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे पहले मताधिकार का अधिकार दिया गया था? तो वो हमारा कंट्री कौन सा है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में सबसे पहले मताधिकार मतलब वोट करने का जो राइट है वो दिया गया था। वो वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट था। कब हुआ था? 1893 में।
और बाकी जो ऑप्शन दिए उसके बाद सेकंड जो यूनिवर्सल सफरेज किसको दिया गया था, रसिया को दिया गया था, और उसके रसिया और फिनलैंड को, जर्मनी में 1919 में हुआ था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल, दिए हुए ऑप्शन में कौन सा वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल जान लेते हैं। वर्किंग कैपिटल वो होता है जिसमें हमको कैश जो है हाथ में होता है, ताकि हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकें, जिसमें हमें लेस लाइबिलिटी हो, मतलब और ऑब्लिगेशन कम हो। तो इसमें हमारा हमको ऐसा कौन सा वर्किंग कैपिटल है, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। कॉइन्स इन इंडिया आर मिंटेड बाय, इंडिया में जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, वो किसके द्वारा लागू किए जाते हैं, तो वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। मतलब कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो उसको मिंट करती है, और बाकी जो रुपीज होता है वो कौन करता है, वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा किया जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। जब हम नेशनल इनकम हम फाइंड करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, तो उसमें हमें क्या इंक्लूड कर लेना चाहिए। पहले हम जानते हैं एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। ये एक सिस्टम है जिसमें हम GDP को कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंबाइन करके हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को। तो इसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, सेल्फ प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट। सो राइट आंसर जो ऑप्शन 1 ओनली हमारा होगा, तो ये हमारा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर C पे है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ओवरवेट। ओवरवेट जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वेट वाले होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन हम जो है तो BMI से करते हैं, बॉडी मेजर इंडेक्स से। वो कैसे हम करते हैं, पहले हम अपना वेट लेते हैं केजी में, मतलब कि जो भी एक केजी अपॉन मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो क्या लेते हैं, वेट लेते हैं, फिर अपॉन क्या करते हैं, जितना हमारा हाइट है मीटर में उसको स्क्वायर कर देते हैं, हाइट इंटू हाइट करके। इससे हमारा बॉडी मास इंडेक्स मिल जाता है। बॉडी मास इंडेक्स जब हमारा 25 kg अपॉन मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है, तो ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछ रहा है कि नेम वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी दैट डेवलप्ड स्टैंडर्ड फॉर गुड्स एंड सर्विस। हमको उस एजेंसी का नाम बताना है जो चीज़ों और सर्विस, जो सेवा होता है, उसका एक स्टैंडर्ड देता है। जैसे कि सोने में हॉलमार्क्स रहता है, और खाने पीने की चीज़ों में एक मार्क्स रहता है, उसी प्रकार से जैसे ISI मार्क्स होता है, उसी ये स्टैंडर्ड कौन देता है, ये स्टैंडर्ड दिया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर D। सो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर D। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था वो कब लॉन्च किया गया था, वो हमारा लॉन्च किया गया था 2004 में। कब लॉन्च किया गया था हमारा, 2004 में। ये कौन लॉन्च किया था, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और ये मेनली जो था मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया के थे उनमें लॉन्च किया गया था। इनका जो उद्देश्य था ये था कि सप्लीमेंट्री वेग एम्प्लॉयमेंट जो है तो हम इन पिछड़े जिलों में जनरेट कर सकें। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछ रहा है नेम द वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी दैट डेवलप, सॉरी ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 24 में, हाँ, नेम वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी ये हमारा हो गया है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया है। 26 में हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज पुअर नेचुरल रिसोर्सेज बट रिच ह्यूमन रिसोर्सेज। ये कौन सी ऐसी कंट्रीज जिसमें नेचुरल रिसोर्स यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो तो कम है, लेकिन मानव संसाधन अच्छा है, वो हमारा है जापान। सो राइट आंसर ऑप्शन C, दैट इज जापान। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। व्हाट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि जो हमारे इंडियन के द्वारा इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं वो, और प्लस जो फॉरेन से जो हमारा रेमिटेंस आता है, मतलब जो इनकम आती है वो, तो ये द टोटल वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस जनरेटेड इन द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन D। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फैक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया।
साउथ इंडिया से रिलेटेड एक इनकरेक्ट फैक्ट कौन सा है, चलिए देखते हैं। पहला है डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, बिल्कुल सही है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, बिल्कुल सही है, वहाँ मैक्सिमम जो है तो गर्मी ही रहती है। टेम्परेचर हाई थ्रू आउट द ईयर, ये भी बिल्कुल सही है। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन आर फाउंड देयर, ये बिल्कुल गलत है, वहाँ पे किसी एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन नहीं पाई जाती है। नॉर्मल गर्मी रहती है, नॉर्मल ठंडी रहती है, लेकिन एक्सट्रीम नहीं होती। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डी, जो कि साउथ इंडिया के बारे में गलत स्टेटमेंट बता रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। रीड टू स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द बेस्ट आंसर। हमको दोनों स्टेटमेंट ए एंड बी पढ़ना है और उसमें से बेस्ट आंसर फाइंड करना है। चलिए, पहले असर्शन दिया हुआ है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज़ अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है। पेट्रोकेमिकल जो पेट्रोल वगैरह होता है और उससे जो चीज़ें बनती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है, क्योंकि इसकी हमको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा नीड होती है, प्लस हमारे डेली यूज में भी बहुत काम आता है। सेकंड है सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, इंसेक्टिसाइड ETC आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ये जो सिंथेटिक फाइबर हैं, रबर आते हैं, प्लास्टिक हैं, इंसेक्टिसाइड है, ये सब जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का है, बिल्कुल सही है। और ये हम देख रहे हैं दोनों सही हैं और एक बी जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड बी एक्सप्लेन्स ए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। द प्रोसेस ऑफ रेटिंग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रेटिंग होता है, रेटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी जूट वगैरह होते हैं उनको हम पानी में कई घंटों के लिए फुला के रखते हैं, जिससे रेसे रेसे अलग हो जाते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है प्रोसेस, ये हमारा जूट से रिलेटेड है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। द गोल्डन क्वाड्रिलेटर विच कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता पासेस थ्रू। जो गोल्डन ट्रायंगल में बोल दी, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है जो कि वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कनेक्ट करता है, पास होते हुए कनेक्ट करता है, वो किससे पास होकर के जाता है, तो वो हमारा किससे पास होकर जाता है, ये हमारा वडोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम, वाराणसी से होकर जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम गोल्डन क्वाड्रिलेटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये नेशनल हाईवे नेटवर्क है जो कि मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कल्चरल जो सेंटर है हमारे इंडिया का, उसको कनेक्ट करता है। तो ये कौन कौन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो किससे होकर के जाता है, वडोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम एंड वाराणसी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। द नर्मदा रिवर इन द पेनिनसुलर प्लेटू फ्लो वेस्टवर्ड विथ रिमार्केबली स्ट्रेट चैनल, इट इज़ बिकॉज। जो नर्मदा नदी होती है वो वेस्ट की ओर फ्लो करती है, क्यों, क्योंकि वो जो है तो सतपुड़ा और विंध्या के रिफ्ट वैली से होकर के जाती है, जो कि वेस्ट की ओर है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, डी, रिवर फ्लो थ्रू द ट्रो ऑफ रिफ्ट वैली इंक्लाइंड वेस्टवर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। इट इज 12 नून इन अ सिटी लोकेटेड ऑन 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। मतलब कि ये एक सिटी में जो है अभी 12 बज रहे हैं, जो कहाँ पे लोकेट है, 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में एस्टेब्लिश है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है हमारा, सॉरी, लॉन्गिट्यूड जो होता है, हाँ, 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में स्टैब्लिश है। तो हमको ये बताना है कि एक सिटी में जो 150 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा होगा। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, जो GMT होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, वहाँ के से ईस्ट की ओर हम जाएंगे तो हमारा टाइम बढ़ेगा, और वहाँ से वेस्ट की ओर जाएंगे तो हमारा टाइम घटेगा। ये वेस्ट की बात कर रहा है, और हम जानते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो इन दोनों के 90 डिग्री वेस्ट और 10 डिग्री वेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है, 9, 10, सॉरी, इसको माइनस करेंगे तो 15 डिग्री का आ रहा है, और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री में कितने होंगे, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा जो है। और वेस्ट की ओर हम जाएंगे तो 1 घंटा टाइम कम होगा। अभी 12 बज रहा है, तो जहाँ पे 105 डिग्री वेस्ट है वहाँ पे क्या बजेगा, 11 बजेगा। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे पूछ रहा है, आयरन ओर फ्रॉम कुदेरमुख इज मोस्ट लाइकली टू बी एक्सपोर्टेड थ्रू। जो कुदेरमुख से जो आयरन ओर आते हैं, कुदेरमुख हमारा कहाँ पे है, कर्नाटका में है, तो वहाँ से जो आयरन ओर है वो कहाँ एक्सपोर्ट होता है, मतलब कहाँ हम दूसरे कंट्री को बेचते हैं, तो वो हमारा क्या है, मैंगलोर में। कहाँ पे, मैंगलोर में, सॉरी, मैंगलोर के थ्रू जो है एक्सपोर्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। मार्बल इज अ टाइप ऑफ, मार्बल जो है हमारा वो किस टाइप का रॉक है, तो ये हमारा मेटामॉर्फिक टाइप का रॉक है, यानी कि अपसादी चट्टान है।
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। मैच द फॉलोइंग, हमको जो है दिए हुए पहले लिस्ट से दूसरे लिस्ट से मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। 36 का है आयरन, आयरन किसका हो जाएगा, आयरन सिंहभूम का हो जाएगा। कोल जो है तो रानीगंज का हो जाएगा। मैंगनीज जो है बालाघाट का हो जाएगा। ऑयल जो है हमारा दिग्बोई का हो जाएगा। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 का बी, सेकंड का डी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द फुट हिल एंड रिवर वैली प्रेशर डिपॉजिट। प्रेशर डिपॉजिट वो होता है जहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते हैं। तो फुट हिल्स एंड रिवर वैली के प्रेशर डिपॉजिट में क्या मिलता है, तो वैल्यूएबल क्या है हमारे लिए, गोल्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज गोल्ड। अब हमको क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिए हुए स्टेटमेंट में फॉल्स हमको फाइंड करना है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसका फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन डी, द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ITCZ इज रिलेटेड टू द फेनोमेना ऑफ विड्रॉयल ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्रॉम इट पोजीशन ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन। ये इसका गलत स्टेटमेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे पूछ रहा है, ऑस, अमन, बोरो ग्रोन थ्राइस इन अ ईयर आर टाइप्स ऑफ। जो ऑस, अमन और बोरो है जो कि साल में 3 बार बोया जाता है, वो किसका टाइप है, ये राइस का राइस की फसल का टाइप है। और ये जो है तो मोस्टली बांग्लादेश में उगाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज राइस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ इंडियन प्लेट अलॉन्ग हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन में जो प्लेट इंडिया का प्लेट है, तो वो प्लेट बाउंड्री का कौन सा टाइप है, तो वो हमारा है कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 40 क्वेश्चन हो गए। आप लोग इसको बार बार देखिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। कोशिश ये करिए कि हमेशा वीडियो को पहले अपना वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिए आप सही है गलत है, फिर अपना आंसर दे लीजिए। फिर जब मैं वीडियो स्टार्ट करूँ तब चेक करिए कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। इस प्रकार से आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आई होप आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब आपको और क्या दिक्कत है। टाइम बहुत कम है, इसलिए जितना हो सके आप उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।